आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 750वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत। आज बजट पेश हुआ है 1 फरवरी रविवार को। आज हम बजट पर चर्चा करते हैं। लोक लुभावन बजट, युवाओं को रोजगार नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसे क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं नदारद। विपक्ष युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा या सदन से बहिर्गमन का आसान रास्ता अख्तियार करेगा, इस बारे में आज चर्चा करते हैं। निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया। देश की वित्त मंत्री हैं और श्रीमती निर्मला सीतारमण के खाते में एक बड़ी उपलब्धि जुड़ी है। वे पहली ऐसी महिला वित्त मंत्री बनी हैं जिन्होंने लगातार 9वीं बार बजट पेश किया है। उन्होंने 2019 से अब तक वैसे तो 8 साल में 8 बार आम बजट पेश किया है, पर 2024 में उन्होंने अंतरिम और पूर्ण बजट 2 बार उनके द्वारा बजट पेश किया गया था। इस तरह से उनके द्वारा 9 बार बजट पेश किया जा चुका है। मोरारजी देसाई पहले वित्त मंत्री थे जिन्होंने 10 बार, और पी चिदम्बरम दूसरे वित्त मंत्री थे जिन्होंने 9 बार बजट पेश किया, पर लगातार नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में उनके द्वारा पेश किया गया था। लगातार पेश करने वाली निर्मला सीतारमण देश की पहली और महिला पहली वित्त मंत्री। भारत का आम बजट केवल आय व्यय का सरकारी दस्तावेज नहीं होता है, बल्कि देश की आर्थिक दिशा, विकास मॉडल और सरकार की प्राथमिकता का आईना भी इसे कहा जाता है। आम बजट 2026 भी ऐसे समय में प्रस्तुत हुआ है जब भारत वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, घरेलू महंगाई, रोजगार की जरूरत और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास जैसे कई मोर्चों पर खड़ा हुआ है। इस बजट को लेकर देश भर में मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक ओर सरकार इसे विकासोन्मुखी, निवेश प्रोत्साहन और गरीब हितैषी बता रहे हैं, वहीं विपक्ष इस और कुछ आर्थिक विशेषज्ञ इसे संतुलन से दूर और कुछ वर्गों के लिए निराशाजनक बता रहे हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं बजट के उजले पक्ष अर्थात सकारात्मक पहलुओं पर। आम बजट 2026 में सरकार ने विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, स्टार्टअप और मध्यम वर्ग को केंद्र में रखने का प्रयास किया है। सरकार का दावा है कि ये बजट विकास के साथ समावेशन की नीति को मजबूत करता है। बजट में पूंजीगत खर्च बढ़ाने, रोजगार सृजन, टेक्नोलॉजी निवेश और ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया है, ऐसा सरकार का कहना है। हालांकि सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या बजट वास्तव में आम जनता के जीवन स्तर में तत्काल सुधार ला पाएगा या केवल दीर्घकालिक आर्थिक ढांचे को मजबूत करेगा, ये बड़ा प्रश्न है। इस बजट में आधारभूत संरचनाओं पर निवेश को केंद्र में रखा गया है। इसमें सड़क, रेलवे, लॉजिस्टिक्स, ग्रीन एनर्जी और शहरी विकास के लिए भारी निवेश का प्रावधान किया गया है। रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, लॉजिस्टिकल लागत कम होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को अक्सर आर्थिक विकास का इंजन माना जाता है और सरकार इसी रणनीति पर आगे बढ़ती दिख रही है। बजट में डिजिटल इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप और सेमीकंडक्टर सेक्टर, इसके लिए विशेष योजनाएं शामिल की गई हैं। ये भारत को टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले दशक में डिजिटल सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन सकता है। इसके अलावा सरकार ने कृषि, टेक्नोलॉजी, सिंचाई, फूड प्रोसेसिंग और किसान क्रेडिट पर विशेष ध्यान दिया है। यदि इन योजनाओं का सही क्रियान्वयन होता है तो किसान की आय बढ़ सकती है एवं कृषि उत्पाद में सुधार भी हो सकता है। इस तरह से विशेषज्ञों का यह भी कहना है। भले ही बड़ी टैक्स राहत नहीं दी गई हो, पर कुछ अप्रत्यक्ष राहत
और निवेश प्रोत्साहन योजनाओं को शामिल किया गया है। सरकार का तर्क है कि दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती के माध्यम से मध्यम वर्ग को फायदा मिलेगा। इसमें राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने का प्रयास किया गया है। दूसरी ओर सरकार ने घाटे को नियंत्रित रखने का प्रयास किया है। ये वैश्विक निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत माना जा सकता है और इससे भारत की आर्थिक साख मजबूत होने की उम्मीद भी की जा सकती है। महिला सशक्तिकरण और लखपति दीदी योजना को भी प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया गया है। उस सबके लिए स्व सहायता समूहों के लिए ऋण सीमा बढ़ाना और लखपति दीदी योजना का विस्तार करना एक सामाजिक रूप से प्रगतिशील कदम माना जा सकता है। ये केवल कल्याणकारी योजना नहीं बल्कि महिला नेतृत्व वाले विकास का मॉडल इसे माना जा सकता है। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं इसके अध्यार्य पक्ष अर्थात नकारात्मक पहलुओं के बारे में, तो विपक्ष का मानना है कि इसमें मध्यम वर्ग को सीमित राहत दी गई। आयकर में बड़ी राहत नहीं मिली है। महंगाई से राहत के लिए सीधे कदम कम दिखे, जबकि मध्यम वर्ग लंबे समय से टैक्स कटौती की उम्मीद लगाए बैठा हुआ था। वहीं रोजगार पर स्पष्ट रोड मैप की कमी साफ तौर पर परिलक्षित हो रही है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश रोजगार बढ़ा सकता है, लेकिन सीधे नौकरी सृजन योजनाएं कम ही दिखाई दे रही हैं और युवाओं के लिए स्किल आधारित रोजगार नीति पर ज्यादा स्पष्टता नहीं दिखाई दे रही। महंगाई नियंत्रण पर कम फोकस देखने को इस बजट में मिला है। आलोचकों का कहना है कि खाद्य महंगाई, ईंधन लागत, रोजमर्रा के खर्च जैसे जनता से सीधे जुड़े मसलों पर बजट में सीधी राहत कम ही दिखाई दे रही है। विपक्ष का एक आरोप यह भी है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में खर्च को बढ़ाया जा सकता था। सरकार इस बजट को विकास पर केंद्रित तो बताती है कि दूसरी तरफ विपक्ष इसे कारपोरेट फ्रेंडली निरूपित कर रहा है। इसमें युवाओं को रोजगार देने के मामले में सरकार कमजोर ही नजर आई। किसानों को आय की स्थायी सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। हर किसान को आय की स्थायी सुरक्षा, तो उसकी हर माह आय होगी, इसकी सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिल पाई। एक और जहां बजट में भविष्य की चमक है, वहीं दूसरी ओर वर्तमान की कई ज्वलंत समस्याओं की अनदेखी भी इसमें ऐसा लगता है कि की गई है। आलोचकों और विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि निःशुल्क योजनाओं के बजाय युवाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में सरकार पूरी तरह विफल ही दिखाई दी। कुल मिलाकर बजट लोगों की आशाओं के अनुरूप किसी भी दृष्टिकोण से दिखाई नहीं दे पा रहा है। इसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए योजनाएं नगण्य हैं। अब सदा की तरह सत्ताधारी दल के लोग, जो सत्ता के साथ हैं, वे सारे लोग से लोक लुभावन बजट बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष निराशाजनक बजट इसे निरूपित करेगा। यक्ष प्रश्न तो यही खड़ा हुआ है इस सबके बाद भी कि क्या विपक्ष के द्वारा सक्षम मंच अर्थात देश की सबसे बड़ी पंचायत में सरकार को युवाओं के मामले में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार जैसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया जाएगा, या हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष के द्वारा बहिर्गमन का आसान रास्ता अख्तियार किया जाएगा? सबसे बड़ा प्रश्न यही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में निमटी की लालटेन के 750वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज, निमटी की लालटेन अन्य खबरें पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ निमटी की लालटेन का 751वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।